हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आज फिर मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, एंड आई होप कि कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी इस टॉपिक से। आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर। तो इसमें मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ कि पहले तो कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कितने तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। दूसरा, अगर कई तरीके के होते हैं एक्सपेंडिचर तो उनको पहचानेंगे कैसे। हाउ वी विल कम टू नो कि ये किस तरीके का एक्सपेंडिचर है। हाउ वी विल बाइफरकेट इट, ठीक है ना, कि कौन सा एक्सपेंडिचर किस नेचर का है ये बताऊंगा। और तीसरा कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे उसको ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग में उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, ये 3 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी मैं आप लोगों को नॉर्मल जैसे हमेशा बताता हूँ। एक तो अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जो नॉर्मल एग्जांपल्स के थ्रू होती है वो, और दूसरा जो अपने फाइनेंशियल और जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज होती है उस दोनों ही तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर होता कितने तरीके का है? 2 तरीके का। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, तो अभी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, 1 बाय 1 हम समझते हैं। पहले रेवेन्यू फिर कैपिटल। अच्छा, पहले एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, नॉर्मल खर्चा, खर्च जो होता है। एक्सपेंडिचर का हिंदी क्या होता है? खर्च ही होता है ना। ये खर्च कितने तरीके के? 2 तरीके के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, पहला। दूसरा, जो रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग नेचर का मतलब जो बार बार होता है ना, जो हर रोज़ हर बार होता है, कई बारी होता है। और तीसरा, जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलता है, और वो मैक्सिमम क्या है? 1 फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर तो आप लोग को पता ही है, अप्रैल टू मार्च, यही फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा। तो मैक्सिमम जिसका बेनिफिट 1 फाइनेंशियल ईयर तक ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अब ये किस तरीके के खर्चे हैं? जैसे कि आपकी सैलरी, अगर किसी को 1 महीने की अगर आप सैलरी पे करते हैं तो 1 ही महीना काम करवाएंगे उससे। अगला महीना काम कराने के लिए फिर से आपको सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी 1 महीने की सैलरी करा दे दी और 3 महीने काम करा लिया, नहीं होता ऐसा, है ना। तो ये क्या है? बार बार खर्च होता है, बार बार आपको सैलरी पे करनी। अगले महीने काम कराना है तो फिर से आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी, है ना। तो बार बार खर्च होएगा ये आपका। रेंट, आपने रेंट पे किया, 1 महीने का पे किया तो 1 ही महीने रहोगे। उस स्पेस को 1 ही महीने यूज़ करोगे ना। अगर 1 महीने का रेंट पे किया तो अगले महीने अगर यूज़ करना है तो फिर से पे करना पड़ेगा। तो नॉर्मली महीने में, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, बहुत रेयर है कि एनुअली भी लोग पे करते हैं, बट मैक्सिमम ही एनुअली पे करते हैं। मतलब नहीं, प्रैक्टिकली नहीं होता कि हम लॉन्ग टाइम के लिए रेंट पे करते हैं। वो नॉर्मली मंथली ही या क्वार्टरली ही पे करते हैं मैक्सिमम, है ना। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये आपके डे टू डे में यूज होता है, खर्च होता है, और हर महीने हमें पे करना होता है। बिल आता है हर महीने, आपके हमारे हर किसी के पास आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो हर महीने आता है और हर महीने ही हमें पे करना होता है ना। तो ये हमारा रेकरिंग नेचर का है, जो हमें बार बार पे करना होता है, बार बार खर्च होता है हमारा ये। ठीक है, इसी तरीके से कन्वेंस हो गया आपका। जो आप कहीं जाते आते हैं तो जो किराया आप पे करते हैं, ऐसा थोड़ी पे कर दिया उसके बाद घूम रहे हैं एक बार, नहीं होता ऐसा। जितनी बार आपको जाना है उतनी बार ही आपको पे करनी पड़ेगी।
तो ये रेकरिंग नेचर के ये सारे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आप एक पूरा बंडल लेकर के आते हैं, फोर साइज ख़त्म होएगा, अगर आपकी यूज है ख़त्म होएगा, जैसे ही ख़त्म होगा आपको फिर आपको लाना पड़ेगा। तो ऑल दीज एक्सपेंसेस आर ऑफ रेकरिंग नेचर, जो बार बार ये सारे खर्च होते हैं और जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है, छोटे समय के लिए मिलता है। ये छोटा समय कितना हो सकता है? दिन भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, बट मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1 फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर से ऊपर आपको रेकरिंग एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं मिल सकता, है ना? ठीक है, तो ये है आपका रेकरिंग एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये किस तरीके का एक्सपेंडिचर है? इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जो डे टू डे में खर्च नहीं होता, जो रेकरिंग नेचर का नहीं होता, बार बार खर्च नहीं करना पड़ता, और जिसका बेनिफिट हमें एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा समय के लिए मिलता है ना? तो ये किस तरीके के एक्सपेंडिचर होंगे? अच्छा, इसमें 2 बातें और भी इम्पॉर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। क्या? एक कि ये खर्च या तो मेरे अर्निंग को बढ़ा देता है, इनकम को बढ़ा देता है, या मेरे खर्च को कम कर देता है। तो अगर खर्च को कम कर देगा तो ऑटोमेटिकली मेरी इनकम बढ़ जाएगी। अगर मेरा खर्च ही कम हो जाएगा तो मेरी इनकम तो अपने आप ही ग्रो कर जाएगी ना। मान लीजिए आप 100 रुपये आपको घर से मिलते हैं किसी सामान के लिए परचेज़ करने के लिए, आप मार्केट जाते हैं, ठीक है ना, आपको पॉकेट मिली 100 रुपये, पॉकेट मनी 100 रुपीज़ मिलती है। अभी कोई ऐसा सामान जो है वो आपको पहले 70 रुपये का, 70 रुपीज़ का मिलता था, फिर आपके पास कितने बचते थे? 30 रुपीज़। अभी अगर वही सामान आपको अगर 50 रुपीज़ में मिलने लग जाए तो हो गई ना आपकी बचत 20 रुपीज़ की। तो अगर खर्च कम हुआ आपका तो क्या हुआ? आपकी इनकम बढ़ गई। इनकम इन द सेंस कि आपकी सेविंग यहाँ पे तो बच गई ना। आप वो 20 रुपये कहीं और भी खर्च कर सकते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की ये भी पहचान है कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके खर्च होने से, एक ऐसा खर्च जिसको खर्चने से या तो हमारी इनकम बढ़ जाए या हमारे खर्च कम हो जाए, और जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा समय के लिए मिलता है, 1 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा समय के लिए मिलता है, और जो बार बार नहीं करना पड़ता, है ना। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो ज़्यादा क्लैरिटी है। बहुत अच्छे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, तो इसको एक बार एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक डेयरी प्रोडक्ट का कोई शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है जो डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचता है, जैसे कि दूध, आइसक्रीम, दही, पनीर, घी, इस तरीके के आइटम्स बेचता है। अभी उसकी जो डीप फ्रीजर जो है ना, जो फ्रीजर जिसमें वो दूध वगैरह को रखता है, अब जब तक वो लाइट है तब तक तो ठीक है, लाइट गई ना उसके बाद वो कूलिंग उसकी ना कम हो जाती है। वो आधे घंटे तक वहीं वो मेंटेन कर पाता है, आधे घंटे से ऊपर ना वो मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो अभी इसकी वजह से ना शॉपकीपर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। दूध ख़राब हो जा रहे हैं, आइसक्रीम मेल्ट हो जा रही है, चॉकलेट्स ख़राब हो जा रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम उसको, उसके नुकसान बढ़ रहा है उसका। अभी वो जब ये ख़राब हो जाएंगे तो बिकेंगे नहीं, है ना, तो वो क्या है, नुकसान ही है। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा एक पार्ट है जो इसको क्या अगर चेंज करा दिया जाए, उसको अगर चेंज कर देते हैं तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी ना बढ़ जाती है, फिर वो 2-3 घंटे की कैपेसिटी वो दे जाता है। वो अगर वो पार्ट अगर उस फ्रीजर का अगर चेंज कर देते हैं सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट को, तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ना। तो इससे क्या होगा, जब कूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो सामान ख़राब नहीं होएगा, है ना। और जब सामान ख़राब नहीं होएगा इनकम बढ़ेगी, वो बेच पाएगा, ज़्यादा सामान बेच पाएगा, और ज़्यादा सामान बेचने से क्या होगी, इनकम बढ़ेगी। उसी तरीके से मान लीजिए एक पेस्ट्री शॉप वाला है, दुकानदार जो मोहल्ले में नॉर्मल पेस्ट्री शॉप होते हैं, उसके ना एक
कहीं से ना छोटा सा ना वो सुराग हो गया है, उसमें क्या चूहे जा कर के ना पेस्ट्री बर्बाद कर रहे हैं, वो खा रहे हैं वो। अभी वो एक नॉर्मल सी जाली लगाता है वो, बट वो जाली ना वो उसको काट के वो अंदर चला ही जाता है वो। अभी लेकिन अभी अगर वो कुछ ऐसा कुछ परमानेंट सा उस अंदर से कुछ कर दे, या मोटी जाली लगाए, या ऐसा कुछ कर दे, तो जिससे कि वो ना चूहे अंदर ना जा पाए, अगर वो ये खर्च करता है, अगर वो उसकी रिपेयरिंग करा देता है अगर इस तरीके का, जिससे कि चूहे उसको ना काट पाए, है ना, तो उससे क्या होगा, उसकी पेस्ट्री बची रहेगी, वो बर्बाद नहीं होंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएगा और उसकी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अब ये दोनों जो एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको दिए, जो फ्रीज़र का जो सामान है, जो वो एक पार्ट वो चेंज कर रहा है, वो ऐसा तो नहीं हर रोज़ ही चेंज करेगा, एक दिन के लिए वो यूज़ हो सकती है, या एक महीने के लिए वो पार्ट है ना वो तो चलेगा। वो तो नॉर्मली वारंटी गारंटी होती है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की, और वैसे भी ये पार्ट ऐसे होते हैं कि वो चल जाते हैं 1 साल से ऊपर, है ना। रोज़ रोज़ चेंज करने, हर वीक हर महीने उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो बार बार उस पार्ट को चेंज नहीं कराएगा। उसी तरीके से अगर वो नेट लगा दी पक्के वाली नेट वाली, तो उसको रोज़ रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वन टाइम कॉस्ट है। समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब ऐसा कॉस्ट जो कि आपको रोज़ ऐसा खर्च तो है, खर्च ही है, क्योंकि हर वो चीज़ जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है वो क्या है, वो खर्च ही है ना। लेकिन वो एक ऐसा खर्च है जिसके बदले आपकी इनकम बढ़ रही है, या आपका खर्च कम हो रहा है, जो आपकी इनकम को अल्टीमेटली जो हो क्या रहा है, या इनकम बढ़े या खर्च घटे, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आपकी इनकम बढ़ रही है, जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे। ऐसा खर्च जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे, और जो बार बार नहीं होता है। अगर बार बार होने लग जाएगा फिर अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, फिर तो आप उसी में लगे रहोगे, रोज़ खर्च करते रहो खर्च करते, क्योंकि वैसे चीज़ में ना कॉस्ट थोड़ा हाई होता है उनका, है ना। तो वो अगर बार बार अगर उसी चीज़ को कॉस्ट करने अगर आप लगाते रहे, फिर तो आपकी इनकम ही क्या बढ़ेगी। तो ऐसा खर्च जो आपकी इनकम को, जो एग्जिस्टिंग इनकम है उससे बढ़ा दे। जो एग्जिस्टिंग इनकम है वो तो चल ही रहा है, अगर उससे आपकी इनकम को बढ़ा देता है तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसको अकाउंटिंग या नॉर्मल जो फैक्ट्री की भाषा में समझते हैं। एक फैक्ट्री है, उसमें ना मशीन्स प्रोडक्शन होती है उस फैक्ट्री में, है ना। उसमें मशीन में कुछ ऐसे कुछ पार्ट्स लगा दिए जाए, कुछ ऐसे कुछ पार्ट्स लग जाए जिससे कि अभी लेट से अगर वो 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करता है और वो अभी 12,000 यूनिट उसकी प्रोडक्शन हो जाए, और जो मैन पावर लेट से अगर अभी 4 लोग या 5 लोग उसको लगते हैं, तो वो सारा काम ऑटोमेटिक हो जाए और 2 या 3 लोग ही उसको काम को कर जाए, 2 या 3 लोगों की ही ज़रूरत पड़े उस मशीन पे। अभी 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक सामान रखता है, अगला हटाता है, फिर दूसरा रखता है, आगे फिर फर्नेस गुड्स को निकालता है, तो 4-5 लोग अभी यूज़ हो रहे हैं उस पर। लेकिन अगर कोई एक पार्ट ऐसा बदल दिया जाए या एडिशनली लगा दिया जाए जो कि कन्वेयर टाइप सा, कि वो अपने आप से निकल रहा है सामान, इसको रखने हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैनुअल कॉस्ट कम हो गया, दूसरी प्रोडक्शन बढ़ गई, एक तो खर्च भी कम हो गया, क्योंकि मैनुअल अगर हटा तो सैलरी जाएगी, सैलरी जो पे कर रहे थे पहले वो नहीं पे करनी पड़ेगी 2 लोगों या 3 लोगों की। दूसरा, जो पहले 10,000 यूनिट बनते थे अभी 12,000 यूनिट, 2,000 यूनिट बढ़ गए। अब ये 2,000 यूनिट क्या होगी, ज़्यादा सेल हो पाएगी, तो क्या होगी, इनकम बढ़ गई 2,000 यूनिट की। उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई मशीन है थोड़ी पुरानी हो रही है, अभी वो ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, अब उसके पार्ट्स कुछ ऐसा है कुछ जिसको कि चेंज कर दिया जाए, कुछ अपग्रेड कर दिया जाए, है ना, कुछ अपग्रेड अगर उसको कर देते हैं तो क्या होगा, वो ना उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब वो कम कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी। आप जैसे देखेंगे आजकल, पहले के टाइम को अगर हम देखें तो पहले जो एसी वगैरह जो आते थे वो काफ़ी कंज्यूम करते थे इलेक्ट्रिसिटी। आज जो एसी आते हैं वो थोड़े इकोनॉमिकल होते हैं,
या फ्रिज वगैरह इस तरीके के जो होते हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं। वो बहुत ज़्यादा, वो आप देखते होंगे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार टाइप से वो रेटिंग होती है उनकी, वो कंजम्पशन की, वो उसको मेज़र करने के लिए, है ना। तो वो अभी जो ये है क्या, ये कि एसी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हो गए, ये अपग्रेड हो गए, है ना। उसी तरीके से अगर मशीन में अगर कुछ ऐसी कुछ फैक्ट्री में कोई मशीन चल रही है, अगर उसको अपग्रेड कर दिया जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करने लग जाए तो क्या होगा, खर्च कम हो जाएगी, मार्जिन बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके के खर्च जो कि आपकी इनकम को बढ़ा देता है और या आपके खर्चे को कम कर देता है, और जो रेकरिंग नेचर का नहीं है, बार बार नहीं करना पड़ता, वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी। अभी पहले मैंने आपको बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार होता है और जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलता है, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें 1 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा के लिए मिलता है और जो बार बार नहीं होता। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और ऐसा है जिस पर काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, वो क्या, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ये हमेशा ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, ये हमेशा ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस से हम अपनी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करते हैं, उसको इंक्रीज नहीं करते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अभी बहुत सारे लोग जो है ना, वो उनको आई साइट की प्रॉब्लम होती है ना, स्पेक्स लगाते हैं। किन्हीं को नज़दीक का नहीं दिखता, किन्हीं को दूर में देखने में प्रॉब्लम होती है, तो लोग क्या करते हैं, वो स्पेक्स लगाते हैं। स्पेक्स लगा करके, अच्छा स्पेक्स लगाने से क्या होता है, जब हम स्पेक्स लगाते हैं तो क्या होता है, मैं भी लगाता हूँ स्पेक्स, तो स्पेक्स लगाने से क्या होता है, हमें चीज़ें नॉर्मल दिखने लगती है। मतलब जो पहले नहीं दिखती वो अब दिखने लगती है ना, मतलब नॉर्मल हो जाती है, हमारी आई साइट को वो नॉर्मल करता है ना। ऐसा नहीं कि हमने लगा लिया, अगर जैसे पहले लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे तो हमें नहीं दिखता था। जो लेंसेज वगैरह लोग लगाते हैं आजकल, या फिर स्पेक्स तो नॉर्मली लगाते ही है, बहुत लोग लेंस वगैरह भी यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, आई साइट आपकी ठीक होती है, मेंटेन होती है। अच्छा, जब नहीं लगाते थे तो कम दिखता था, अभी अगर आप लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं आपको 2 किलोमीटर और ज़्यादा का दिखने लग जाएगा। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है, हमें नॉर्मल दिखता है, मेंटेन होती है, हमारी जो आई साइट है वो मेंटेन होती है स्पेक्स लगाने से। और ना लगाएं तो क्या होगा, ये डेटोरेट होगी हमारी आई साइट, डेटोरेट होगी ना, हमारी जो नॉर्मल जो कैपेसिटी है वो साइट की, वो कम होती चली जाएगी, डे बाय डे कम होती चली, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो जो हमारी नॉर्मल जो साइट है, जो एग्जिस्टिंग साइट है, उसको मेंटेन करने के लिए हम स्पेक्स लगाते हैं, न कि उसको इंक्रीज करने के लिए, ये इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूव तो बेसिकली इम्प्रूव तो एक बार को कह भी सकते हैं, बट इंक्रीज नहीं कर सकते। जो नॉर्मल कैपेसिटी है उससे इंक्रीज नहीं हो सकती, है ना। वही दूरबीन अगर हो तो दूरबीन से दूर तक देखते हैं, बट स्पेक्स जो है वो मेंटेनेंस का काम करती है। उसी तरीके से रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वो डे टू डे खर्चे होते हैं जो कंज्यूम हो जाते हैं, जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, या छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स हो गए, वो जो रोज़ लगते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, फिर वो लगते हैं। ये सारी जो है ना, अगर वो ना लगे तो वो क्या होगा, वो मशीन ही बंद हो जाएगी। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो लेट्स से, अगर जो मैंने आपको एग्जांपल 10,000 यूनिट का दिया था, वो 10,000 में ना निकल पाए, अगर ये मेंटेनेंस नहीं होएगी तो क्या होगा, वो 10,000 ही। अब अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लिफ्ट वगैरह जो बहुत सारे बिल्डिंग्स में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में या रेजिडेंशियल फ्लैट्स में भी अभी होते हैं लिफ्ट, अगर उनकी मेंटेनेंस ना हो तो क्या होगी, बंद हो जाएंगे, वो चल ही नहीं पाएंगे। ऐसा थोड़ी उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। अभी लेट्स से अगर 20th फ्लोर पे जाने के लिए
हमें अगर मिनट 2-3 मिनट लगते हैं तो ऐसा थोड़ी कि मतलब अगर रिपेयर मेंटेनेंस होते रहने से वो एकदम बिल्कुल सेकंड में ऊपर लेके चली जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ऐसा। लेकिन ये चीज़ है कि वो ख़राब नहीं होगी, वो उसकी क्या उसकी लाइफ जो है वो बनी रहेगी, वो चलती रहेगी। और अगर ना कराएं तो ख़राबी हो जाएगी, स्टार्ट ही नहीं होगी, चलेगी नहीं। जैसे गाड़ी वगैरह में हम करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इस तरीके से मशीन वगैरह की रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सर्विसिंग कराते हो ना आप गाड़ी की, उससे क्या होता है, गाड़ी 200 की स्पीड से भागने लगता है क्या, या कुछ और ही एक्स्ट्रा चेंजेज हो जाते हैं? नहीं होती है। वो एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है, जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन करने के लिए हमेशा किया जाता है। जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस या सर्विसिंग वगैरह जो होती है वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए की जाती है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमेशा ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, न कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अभी उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अच्छा, अब 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। पहला कि कितने तरीके का, तो वो कैपिटल और रेवेन्यू पहचानेंगे कैसे, वो भी मैंने आपको इन डिटेल समझा दिया है। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे दिखाते हैं इसको। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा ही नॉर्मल खर्चा है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाते हैं उसको, है ना। उसको सेल्स में से माइनस करके जो अपनी प्रॉफिट जो है वो निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने के दरमियान इसको माइनस किया जाता है, घटाया जाता है। जो नॉर्मली आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि वो सैलरी, वेजेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस, है ना, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इस तरीके के एक्सपेंसेस जो है वो सारे वहीं होते हैं। तो ये प्रॉफिट निकालने के दरमियान इनको माइनस किया जाता है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे ट्रीट करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम हमेशा ही उस पर्टिकुलर एसेट्स की जो कॉस्ट है उसमें ऐड करते हैं। वो मान लेते हैं कि लेट्स से अगर कोई मशीन अगर 1 लाख रुपए की है और हमें 10,000 रुपये उस पर कुछ खर्च इस तरीके का कुछ करना पड़ा है, कुछ पार्ट्स चेंज करने पड़े, कुछ इस तरीके का खर्च करनी पड़ी है, तो वो उसकी कॉस्ट 1,10,000 रुपये हो गई है। 10,000 रुपये हम उसके एसेट्स के, उस पर्टिकुलर एसेट्स के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। ये है इसकी ट्रीटमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, उस पर्टिकुलर एसेट्स में ऐड कर दिया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अभी तीनों चीज़ हमने देख लिया। पहला कि कितने तरीके का कैपिटल एंड रेवेन्यू, दूसरा कैसे पहचानेंगे, तो वो रिकरिंग नेचर का, नॉन रिकरिंग नेचर का, ये बार बार होने वाला और बार बार नहीं होने वाला, जिसकी क्या बेनिफिट जो हमें एक फाइनेंशियल ईयर तक मिलती है, और कैपिटल वाले की एक से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलती है। जो हमारे, और कैपिटल में क्या, जो हमारे या तो इनकम को बढ़ा दे या एक्सपेंसेस को कम कर दे। रेवेन्यू हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और पर्टिकुलर एसेट्स में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स इस पे डिपेंड करते हैं। वो कैसे, शेयर प्राइस जो है काफ़ी डिपेंड होते हैं, और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है इसमें, बहुत ज़्यादा। कैसे, किस अगर कोई खर्च, कुछ एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उसको क्या, उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना मान करके उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बना करके, मैनिपुलेशन करके उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बना करके उसको एसेट्स में ऐड कर देते हैं। उसके क्या बेनिफिट, 2 बेनिफिट। एक तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसको एक्चुअली आपको खर्चे की तरह ट्रीट करके उसको अपने प्रॉफिट को कम करना था, सेल में से वो सारे घटाने थे जिससे आपकी प्रॉफिट कम होती, वो आपने नहीं किया, आपने अपने प्रॉफिट बढ़ा दिया उसको माइनस ना कर करके, तो आपकी प्रॉफिट बढ़ी हुई दिखेगी, और प्रॉफिट बढ़ी हुई दिखेगी तो कंपनी का शेयर बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगी। एक तो प्रॉफिट यहाँ स्ट्रांग हो रहा है, और दूसरी तरफ वहाँ एसेट्स जो एक्चुअली 1 लाख रुपये का था वो 1,10,000 रुपये का दिखेगा। अगर 10,000 का हमने यहाँ से एक्सपेंडिचर उठा करके वहाँ डाल दिया तो एसेट्स उसकी हाई दिखेगी, स्ट्रांग
जो है नेटवर्थ दिखेगा, उसका एसेट्स हाई दिखेगी और प्रॉफिट भी यहाँ बढ़ के दिखेगा, तो डबल बेनिफिट है। कई कंपनीज पीछे भी, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी कई कंपनीज ऐसी हुई हैं जिन्होंने ऐसे मैनिपुलेशन किए हैं। बाद में जा करके, हालांकि वो जब ऑडिट वगैरह हुई और चीज़ें आई, जब वो कंपनीज बिल्कुल ही मतलब बैंकरप्सी की तरफ जाने लग गई या फिर कुछ इस तरीके का हुआ, तो डिडक्ट हुई ये सारी चीज़ें, जो कि पता लगा बाद में कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर कन्वर्ट करके और उन्होंने प्रॉफिट को हाइक करा करके और शेयर प्राइस को बढ़ाया था। तो है, इस तरीके की मैनिपुलेशन होती है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका बाइफर्केशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से ये शेयर प्राइस को इम्पैक्ट करता है, कंपनी की जो प्रेजेंटेशन है उसको इम्पैक्ट करता है, प्रॉफिट को आप डायरेक्ट देखिए ना, डायरेक्टली प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है, शेयर प्राइस को इम्पैक्ट करता है, मार्केट को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, चलिए आज के लिए तो यही, बाकी फिर देखते हैं, दूसरा कोई टॉपिक लेके आता हूँ मैं आप लोगों के लिए। थैंक यू।